सबसे पहले मैंने पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जर्मनी के लिए जब अप्लाई किया था तो वैसे तो मुझसे पहले काफ़ी टाइम लग रहा था वीज़ा प्रोसेस एंड दोस थिंग्स में। एंड मेरे बाद हम्म। भी अभी आजकल भी तकरीबन 8 महीने से 1 साल तक लग रहा है अपॉइंटमेंट मिलने में एम्बेसी की। हम्म। जबकि मुझे लगे थे टोटल 4 महीने। जिस दिन मैंने अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं बल्कि जिस दिन मैंने सोचा कि जर्मनी जाना है और जिस दिन मैं जर्मनी लैंड किया, उसके बीच में हार्डली 4 से 4.5 महीने थे। तो ऑस्ट्रेलिया का आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको कितना टाइम लगा प्रोसेस स्टार्ट करने से ऑस्ट्रेलिया लैंड करने तक, और अभी अगर हम्म। स्टूडेंट लेट से सोचता है कोई, तो आजकल क्या रूटीन है, कितना टाइम लग रहा है वीज़ा आने में। जब मैंने अप्लाई किया था 2019 में, मुझे भी याद है अगस्त में मैंने सबसे पहले अपना इंटरव्यू दिया था, वो जो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है। उनको मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे लेटर दिया कि हाँ आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद जो मेरा मेडिकल हुआ 15 सितंबर को, मेरा मेडिकल हुआ था 2019 को। और मेरी एप्लीकेशन उस वक्त हो चुकी थी, सबमिट हो चुकी थी। फिर जो मेरा वीज़ा है, उसके मीन वाइल 2 से 3 महीने मुझे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं था, नथिंग कि मुझे क्या है, कोई भी अपडेट नहीं थी। मैं भी कंसल्टेंट से पूछता जा रहा था कि कोई अपडेट है, वो कहता है कुछ भी नहीं आया। तो फिर दिसंबर में जाके मुझे एम्बेसी की कॉल आई थी कि आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी फीस, आप मतलब जो जो एसओपी में था वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए जब आप अप्लाई करने जाएं। तो आपकी फीस कितनी है, आप कौन से कोर्स में जा रहे हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन किस में करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझझसे अराउंड ऑलमोस्ट 1 आवर का इंटरव्यू लिया था उन्होंने, एम्बेसी वालों ने। अच्छा, और ऑनलाइन विद इंटरव्यू। इन आप, जी जी, कॉल पे था बेसिकली जी, होना। अच्छा। उसके 10 डेज बाद ही फिर मेरा वीज़ा आया था, अराउंड 4 जनवरी 2020 में मेरा वीज़ा आ गया। अराउंड मुझे 6 मंथ लगे इस सारे पीरियड में। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए मींस फिजिकल अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में, ये नहीं, बता फिजिकल का नहीं है, आई डोंट थिंक सो। इवन आपका यहाँ पे ऐसा है कि ऑनलाइन इन्होंने इमिग्रेशन पोर्टल दिया हुआ है आपको। रहे आप जी। वहाँ पे जाएं, सबमिट कराएं, सारी चीज़ें सबमिट कराएं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। वो आपको मेडिकल डेट भी वहीं से जनरेट करके देंगे। आपके सारे अपडेट भी उसी में आ रही होंगे कि आपके हमें एप्लीकेशन मिल गई है, अभी प्रोसेसिंग में है, और ये सारी चीज़ें बता ठीक ठीक, हाँ ये चीज़ भी मेरे लिए न्यू है क्योंकि आज से पहले मैंने नहीं देंगे। सुना था कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के लिए आपको मेडिकल भी देना पड़ता है। मेडिकल तो होता है, मेडिकल यहाँ पे है, मेडिकल हर वीजे पे होगा अनटिल अनलेस वो पुराना वाला एक्टिव ना हो। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे ये कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था, मेडिकल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। हम्म। ठीक ठीक, तो बाकी इनिशियली जब स्टूडेंट वहाँ लैंड करता है तो प्रॉब्लम्स पे तो हमने बात कर ली। लेट से आपका हो गया लैंग्वेज बैरियर, जो आपने कहा कि सेटल डाउन करने में वो डायलेक्ट और थोड़ा सा इशू आता है उस चीज़ का। उसके बाद बात कर ली हमने कि आजकल इस टाइम पे अगर बात करें, उस टाइम तो आप बता रहे हैं नहीं था, लेकिन इस टाइम पे एकोमोडेशंस का भी इशू आ रहा है। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वाइल अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा, जो कि मैं खुद भी कंसिडर कर रहा था, उसमें ये था कि काफ़ी सारा टाइम लग जाता है हमारा। अगर मैं जर्मन वीज़ा की बात करूं तो उसमें आजकल 8 से 9 मंथ लग रहे हैं अपॉइंटमेंट मिलने में, एंड देन प्रोसेस कैरी ऑन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम्म। उसमें स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है मेन कि यार लेट से मैं इतना टाइम वेट करूं और इतना टाइम इस चीज़ पे लगाऊं, और मीनवाइल उस टाइम में आप कोई और काम नहीं कर रहे होते। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अगर ऐसा हो कि यार मुझे रिजेक्शन आ जाए, तो वो टाइम मेरा गया। तो बिल्कुल ऐसे ही है। स्टूडेंट ऐसे कंट्री को टारगेट करते हैं जहाँ पे रिजेक्शन का रेशो कम हो। तो अब देखें, मैं सीधी बात करूं, टू बी ऑनेस्ट, जैसे हमारे मुल्क की हालात है, अगर हम किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर 60% तो चांसेस इस बंदे के जहन में रहता है कि हो सकता है रिजेक्शन। जैसे अभी तक हमारे इकोनॉमिक स्टेट वो नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है हमारी। तो एमिग्रेशन भी ये कहती है कि बंदा आ ही सिर्फ रहने के लिए, फिक्स होने के लिए आ रहा है, और स्टूडेंट पे उसको तो सिर्फ बहाना चाहिए, ऐसा होता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल, जो मैं आपको 6 महीने का टाइम बता रहा हूँ, मुझे जो 6 महीने लगे, उस यही बातें मेरे जहन में भी चल रही थी कि यार अगर रिजेक्शन आ गई तो मैं क्या होऊंगा। वैसे मीनवाइल मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी, मैं अपने जॉब कंटिन्यू रख रहा था। मेरी सजेशन यही है कि भाई, अगर आप वीजे के लिए अप्लाई करो ना, तो आपको छोड़ के ना बैठो कि नहीं अब तो आना ही आना है, ऐसा नहीं है। जो आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप उससे भी अच्छा करने की कोशिश करो पाकिस्तान में, कि अल्लाह ना करे आपकी कोई रिजेक्शन आती है, सो यू विल हैव अ बैकअप प्लान। कि आप बैकअप प्लान होगा आपके पास, ये सारी चीजें कैसे लेके चल रहे हो। रिजेक्शन देखें, रिजेक्शन जब मेरी कनाडा की रिजेक्शन आई थी 2016 में, तो उसके बाद भी मैं आई वाज लाइक कि ओके चलो हो गया, अब मैं मूव ऑन करता हूँ, मैं जॉब वॉब करी। फिर 2019 में मेरे जो दोस्त थे वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया थे, उन्होंने फिर मुझे बताया कि ज्यादातर वीजे आ रहे हैं,
तो फिर मैंने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि फॉर अ मीन वाइल आपको थोड़ा लगता है, अफसोस होता है यार मेरा वीज़ा नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने कुछ बेहतरी लिखी होती है विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, तो आपका अगर आप दोबारा अप्लाई करें तो हो जाता है। ठीक ठीक, तो वही मैं रेशो पूछ रहा हूँ, रिजेक्शन रेशो यूजुअली तो इसी बेस पे होता है कि आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते कि यार जो चीज़ मैंने लिखी हुई है कि आई एम गोइंग फॉर स्टडी एंड आई एम गोइंग फॉर दिस, तो उस चीज़ पे आप कन्विंस नहीं कर पाते। जी मेन जी। रीजन जो यहाँ पे है वो ये है, और आई सपोज कि वहाँ पे भी मेन रीजन यही होता है ज्यादातर। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि रेशो क्या है, लेट्स से अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स मतलब एक दो ही मैं देखता हूँ कि उनका रिजेक्शन आ रहा होता है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कम्युनिटी ग्रुप्स में जो लोग शेयर करते हैं अपना फीडबैक या उन चीज़ों पे। तो वहाँ का हम्म। क्या सीन है, इससे ज्यादा है या अराउंड यही है? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा है। आउट ऑफ 10 3 और 4 का मतलब आ जाती है रिजेक्शन। बेसिकली रिजेक्शन भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली एक बंदे की रिजेक्शन आई थी, उसको एसओपी के बारे में नहीं पता था कि मतलब इवन यू शुड नो कि ना कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपका कोर्स का भी पता हो, फीस का भी पता हो, कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं। ये चीजें कभी कभी नहीं पता होती। वो कहता है कंसल्टेंट ने सब कर दिया, वो कंसल्टेंट ही देखेगा। कुछ स्टूडेंट में ऐसा होता है। तो वो तो फिर 100% है कि आपका रिजेक्शन होना ही होना है इफ यू डोंट नो एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। हाँ फिर डेफिनेटली दूसरी आपको हाँ। रिसर्च तो करनी पड़ती है उन चीज़ों पे कि आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हो, और आपने वो चीज़ कंसल्टेंट पे छोड़ी है कि कंसल्टेंट को पता है कि मैं क्या बिल्कुल करने जा रहा हूँ। ठीक ठीक। ऐसी है। और अगर दूसरी चीजें बताएं तो दूसरी चीजें कभी कभी होती हैं, ज्यादातर कोई स्टेटमेंट का इशू आ जाता है तो उस पर रिजेक्शन हो जाती है। एक वैलिड रीजन होता है वो, कोई ना कोई मेरा, अकॉर्डिंग टू मी, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि कोई ना कोई बंदा ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से उसको रिजेक्शन आती है, जैसे एसओपी का मसला है या स्टेटमेंट का कोई इशू है। वरना ज्यादातर जो कॉमन रिजेक्शन होती हैं वो यही होता है कि माइग्रेशन एक्ट लगा के आपको रिजेक्ट कर देते ठीक ठीक। हाँ मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि विदाउट रीज़न या किसी भोंडा किस्म का रीज़न कम ही देते हैं यूजुअली, हैं। अपनी ही हाँ गलती के आप कन्विंस नहीं कर पा रहे होते हैं उनको, और कोई ना कोई बिल्कुल झूठ बोल देते हैं, स्टूडेंट कवर अप करते हैं झूठ बोल के चीज़ें और मिक्सअप करके, तो देन डेफिनेटली वो फिर यही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे नुमान भाई। थैंक यू सो मच, काफ़ी थॉरो डिस्कशंस हुई उन चीज़ों पे, और आई डोंट थिंक कि मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ। और अगर कोई मिस कर गया हूँ, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मिस कर गया हूँ और आप अपनी तरफ से बताना चाह रहे हो, तो यू हैव द टाइम। और अगर थैंक यू कोई सो चीज़ मच, आपने बोलना मुझे। चाह रहे हो जर्मनी या उस चीज़ के बारे में, तो स्टिल कोई इशू नहीं। श्योर श्योर ब्रदर, आई आस्क यू अबाउट द जर्मनी, और थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया है अच्छा है सारी चीज़ों में। और अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस वी कंप्लीटेड ऑल दी सेक्शन। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ब्रदर। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच नुमान।